तो यदि ये सवाल आपने मुझसे आज से 10 साल पहले पूछा होता तो मैं कहता कि मुश्किल से 100 में से 1% कैंसर होता है, उसका कोई जेनेटिक बैकग्राउंड होता है। और उस जेनेटिक बैकग्राउंड के अंदर भी क्या वो फैमिली में रन करेगा, हम श्योर नहीं थे। बट हमारा जेनेटिक्स का नॉलेज लगातार बढ़ता जा रहा है, तो अब वो नंबर 1% से बढ़ के कहीं 10-15% के बीच में है। क्या सिर्फ एक जेनेटिक डिफेक्ट कैंसर कर सकता है फैमिली में? अभी भी हम इसके बारे में श्योर नहीं है। जेनेटिक कैंसर प्रीडिस्पोज करता है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन प्रीडिस्पोज करती है, जिसके ऊपर रिस्क फैक्टर्स काम करते हैं और वहां से ये कैंसर बढ़ता है। इसी से कुछ एक कैंसर्स होते हैं, जैसे फैमिलीज में कि फला फला फैमिली में 3 बहनें थी, सबको ब्रेस्ट कैंसर हुआ, या फिर एक फैमिली है जिसके अंदर किसी भी बच्चे को आंख का कैंसर हो जाता है। अभी हमें कुछ नए नए तरह के कैंसर तो अब हमें पता लगने चालू हुआ, जैसे कुछ लंग कैंसर, कुछ रेप्टोमायोसार्कोमा, कुछ आंत का कैंसर। ये कुछ ऐसे कैंसर हैं जो हमें अब पता लगना चालू हुआ है कि शायद ये कैंसर्स फैमिलीज में रन करते हैं, यदि फैमिली में वो जेनेटिक डिफेक्ट जर्म लाइन में चल रहा है। जर्म लाइन का मतलब होता है कि देयर इज अ स्पेशल सेटअप ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो हर पूरी फैमिली में रन करती है। सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर्स ऐसा बोलिए कि एक कारण जो हम जिसके कारण अब ज्यादा कैंसर देखते हैं कि हमारी ओवरऑल लाइफ एक्सपेक्टेंसी इवन इंडिया में भी पिछले 40-50 साल में इम्प्रूव हुई है, तो अब लोग बाग ज्यादा जी रहे हैं। तो इसकी वजह से और जो कुछ जो लाइफस्टाइल है उसको देखते हुए ये ओवरऑल कैंसर का रिस्क इर्रिस्पेक्टिव अगर आपको फैमिली हिस्ट्री है या नहीं है, आपको कैंसर होने की संभावना होती है। अगर आपको इससे जुड़े हुए कोई सिम्टम्स हैं, उसका आप अगर नॉर्मल ट्रीटमेंट से आपको उसका फायदा नहीं मिल रहा है, तो इसका प्रॉपर चेकअप के बाद में एक टाइमली इसकी डायग्नोसिस में ओवरऑल ट्रीटमेंट में आपको हेल्प मिलेगी, बजाय इसके कि इस फॉल्स होप में अपन रहें कि ठीक है हमारे परिवार में किसी को कैंसर नहीं है और हमें कैंसर नहीं होगा। तो देखिए, जो हमारे जो जेनेटिक डिफेक्ट होते हैं कैंसर के, वो 2 तरह के होते हैं। एक डिफेक्ट होता है जर्म लाइन, इसका मतलब माता और पिता में जैसा जेनेटिक मटेरियल था वो बच्चों में आता है। और एक होता है डी नोवो, मतलब उस पेशेंट में नया हुआ है जो फैमिलीज में रन नहीं कर रहा था। बट अभी भी हमारा ये मानना है कि शायद वो जस्ट एक प्रीडिस्पोजिशन होने से कि हाँ भाई अब तो इसका ट्यूमर को जो सप्रेस रखने वाले, जो दबा के रखने वाले जीन्स थे उसमें चेंज आ गया, तो शायद अब वो जो भी नई कैंसर सेल बनेंगे उनको हटा नहीं पाएंगे, तो प्रोबेबली कैंसर होगा। और ऐसा हमें देखा गया है कि इस तरह का कैंसर, यदि इस तरह का डिफेक्ट पेरेंट्स में है और वो डिफेक्ट यदि बच्चों में आता है तो कैंसर होने की संभावना रहती है। अब देखिए, ये एक समाज और एक देश जैसे जैसे एडवांस होता है तो उसके 2-3 फैक्टर होते हैं। एक आपकी वैज्ञानिक क्षमता बढ़ती है, जिससे आप जो चीजें पहले डायग्नोज नहीं कर पाते होते हैं वो डायग्नोज कर पाते होते हैं। मुझे याद आता है कि जब मैं अपने एमबीबीएस के डेज में था तो हर कॉम्प्लिकेटेड पेशेंट को ट्यूबरकुलोसिस, टाइफाइड, ऐसा सब कुछ उसकी फाइल के ऊपर डायग्नोसिस लिखा हुआ आता था, क्योंकि तब तक हमारी जो रेयर बीमारियां थी, जो बाकी जो एडवांस डिजीजेस थी जिनके लिए एडवांस डायग्नोस्टिक्स थे, वो हम लोग उसमें हमारी क्षमता उनमें ठीक नहीं थी, तो हम लोग डायग्नोज नहीं कर पाते। तो पहला कारण है कि अब हमारी बीमारी को डायग्नोज करने की क्षमता बढ़ गई है। दूसरा है जो रिस्क फैक्टर का जो एक्सपोजर है वो बढ़ गया है, और उसके प्राइमरी कारण है आपकी क्षमता डायग्नोज करने की ज्यादा हो जाती है, और एक कॉस्ट होती है जिस कॉस्ट के अंदर केमिकल्स, दवाइयाँ, पेस्टिसाइड्स, सारी चीजें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सबका एक्सपोजर होता है जो कर रहा होता है। तो ये कोई एक इसके लिए जिम्मेदार नहीं है, सोसाइटी में हम सबको इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। एटलीस्ट हम लोग रिस्क फैक्टर्स को कम कर सकते हैं, थोड़ी मिलावट कम करके, थोड़ा हेल्दी लाइफस्टाइल होगा। तो देखिए, जैसे इसके बारे में जैसे हम घर बनाते हैं ना, तो घर में कई ईंटें काम में आती हैं उसको बनाने में। तो जब हम कोई जेनेटिक टेस्ट करते हैं तो हम ऐसा नहीं सोचते कि हम पूरे घर की सब ईंटों की जांच करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं ब्रेस्ट कैंसर की बात करूं तो कोई फीमेल है जिनको यंग एज में लेट से 40 से पहले एक ट्रिपल नेगेटिव ब्रेस्ट कैंसर हुआ है, तो हम पूरे घर की जांच नहीं करके, मतलब हम पूरे डीएनए की जांच नहीं करके, बल्कि सिर्फ 2 जीन जिसको BRCA1 BRCA2 बोलते हैं उसकी जांच करते हैं। अगर इसमें कोई बदलाव पाया जाता है तो हम सब्सिक्वेंटली इस पेशेंट को हम इंडेक्स केस कहते हैं, और आगे
जो फैमिली मेंबर्स हैं उनके लिए सब्सिक्वेंट टेस्ट करे जा सकते हैं पता करने के लिए कि क्या ये बदलाव उनके अंदर भी है या नहीं। हाँ, तो देखिए डायग्नोस्टिक टूल के लिए मैं बोलूँगा जैसे जनरली जो जेनेटिक टेस्टिंग है जो पॉइंट स्टार्ट होने का होता है वो कोई पेशेंट से होता है, ठीक है? कि सपोज़ कोई पेशेंट हमारे पास में आया उसको सपोज़ जैसे मैंने एग्ज़ाम्पल दिया ब्रेस्ट कैंसर है, तो जो सब्सिक्वेंट फैमिली मेंबर्स हैं उनके अंदर अगर ये पेशेंट का टेस्ट पॉज़िटिव आता है तो उनके अंदर अगेन ये जीन का टेस्ट किया जाता है और ये जीन अगर उस परिवार में या उस फैमिली मेंबर्स में सब्सिक्वेंटली जिनके अंदर पॉजिटिव आती है तो एक स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल्स हैं जिसके जरिए हम कैंसर को जल्दी पकड़ सकते हैं। ये नहीं बोल सकते कि है ना अब ये कैंसर इनके अंदर नहीं होगा, पर हम ये जानना चाहते हैं वो टेस्ट करके कि जो स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल है सपोज हम 40 की इयर्स की एज के बाद में मेमोग्राफी रिकमेंड करते हैं फीमेल्स के अंदर एवरी ईयर 2 इयर्स के बेसिस पे। इसके अलावा हो सकता है आज साइंस प्रोग्रेस कर रही है और आगे चल के कोई ऐसी जीन सामने आए जिससे ये सब एक्सप्लेन होता हो, पर इस चीज को हमेशा ध्यान रखना है कि जस्ट एक जीन टेस्ट अपन ने करके हम ये नहीं बोल सकते कि अब आपको जेनेटिक कैंसर नहीं है। बहुत सारी जीन्स हैं, हर जीन का टेस्ट करके हो सकता है कोई फायदा नहीं हो क्योंकि हमें कुछ पता भी नहीं है इसके बारे में कि हम क्या ट्रीटमेंट या क्या स्क्रीनिंग प्रोग्राम आपको देंगे। तो ये सब चीजें जान के हमें इस टेस्ट के बारे में कि हमें सिंगल जीन करना है या हमें मल्टीपल जीन का टेस्ट बताना है, ये हम कंसिडर करते हैं। हाँ, तो देखिए प्रिवेंशन की हम अगर बात करें कि ब्रेस्ट कैंसर, ओवेरियन कैंसर में जो एक कॉमनली म्यूटेटेड जीन है BRCA1, BRCA2, इसकी टेस्टिंग अब स्टैंडर्ड ऑफ केयर का पार्ट है। तो कोई एक पेशेंट है जिसको यंग एज में ब्रेस्ट कैंसर हुआ है या कोई फीमेल है जिसको इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज ओवेरियन कैंसर हुआ है, तो BRCA1 और BRCA2 टेस्ट है जो हम एक जेनेटिक काउंसलिंग के बाद में और हमारी काउंसलिंग के बाद में वो टेस्ट कराते हैं। और उसके अंदर BRCA1 या 2 म्यूटेशन है तो उनके अंदर अपनी एक पर्टिकुलर लाइफ के अंदर 40 to 80% चांसेस होते हैं कि उनको ब्रेस्ट कैंसर या ओवेरियन कैंसर होगा। तो डेफिनेट अगर स्क्रीनिंग प्रोग्राम हम जो उनको ऑफर करें और वो उस चीज को पूरी तरह फॉलो करें तो हम इसकी जल्दी डायग्नोसिस में डेफिनेटली हेल्प कर सकते हैं। तो देखिए जो सवाल है ये बहुत ही बड़ा है और इसके ऊपर काम चल रहा है, लेकिन जेनेटिक टेस्टिंग से हम क्या आज कैंसर पकड़ सकते हैं क्या, ऐसा अभी नहीं हुआ एस्टैब्लिश्ड। बहुत तेजी से इस पे काम चल रहा है, लेकिन कैंसर सस्पेक्ट करने से एक जेनेटिक टेस्ट करके उस कैंसर के डायग्नोसिस में हेल्प मिल सकती है, बाकी फैमिली मेंबर्स को ढूंढने में हेल्प मिल सकती है, ऐसा संभव है। और उनमें फिर बायोप्सी में फर्दर जेनेटिक टेस्ट करके हम लोग बता सकते हैं कि हाँ ये वही कैंसर है जो हम सस्पेक्ट कर रहे थे और इसको जल्दी इलाज करना चाहिए ताकि ये हम इसका आसानी से इससे पीछा छुड़ा सकें। लेकिन हमारे पास ऐसा एक भी टेस्ट नहीं है, जस्ट वो एक टेस्ट रन करें और हमारे पास सारे कैंसर का पता लग जाए। अभी हम उस स्टेज पे नहीं पहुंचे।